हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इडोटेरिया के 7500 जीके का बुक है उसका अगला पार्ट, जो कि सेट नंबर रहेगा 31। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक वायु प्रदूषक की रोकथाम हेतु एक यांत्रिक विधि नहीं है। इसमें बताना है कि कौन एक वायु प्रदूषक की रोकथाम हेतु एक यांत्रिक विधि नहीं है। तो इसमें नहीं है साइक्लोन डिवाइडर। ऑप्शन हो जाएगा ए। वायु प्रदूषक निवारक अधिनियम कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1981 में। और जल प्रदूषण निवारक अधिनियम 1974 में लाया गया था। वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं लाइकेन का। 2 नंबर देखेंगे, किसी द्रव्य का वायुमंडलीय दाब कम करने पर क्या होगा? तो किसी द्रव्य के वायुमंडलीय दाब कम करने पे द्रव्य का क्वथनांक कम हो जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। दाब बढ़ने पर किसी द्रव्य का क्वथनांक क्या होगा? तो दाब बढ़ने पर किसी द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसी विद्युत रोधी को निम्न में से कौन आवेशित कर सकता है? तो किसी विद्युत रोधी को कह रहा है कि निम्न में से कौन आवेशित कर सकता है? तो ये कर सकता है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा एम्पियर। और चुंबकीय क्षेत्र के एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है टेस्ला। खोखले गोले के अंदर आवेश क्या होता है? तो खोखले गोले का अंदर हो जाएगा जो आवेश शून्य होता है। आगे देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किस में होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट के जो प्रयोग होता है ये होता है बारूद में। पेनिसिलिन का प्रयोग किस में होता है? तो प्रतिजैविक में। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे 1928 में। यूरिया के प्रयोग कहाँ पे होता है? तो ये होता है उर्वरक में। यूरिया के सूत्र हो जाएगा NH2CO NH2। मैलाथियान का प्रयोग किस में होता है? तो कीटनाशी में होता है। भारत में पहला उर्वरक कारखाना कहाँ पे लगाया गया था? तो ये लगाया गया था सिंदरी, झारखंड में। और कब? तो 1951 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 5 नंबर है, निम्न में से कौन सा पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो इसमें से कह रहा है कौन पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो इसमें हो जाएगा बोरान। ऑप्शन हो जाएगा डी। पौधे के विकास के लिए आवश्यक जो पोषण तत्व है ये होता है 16 पोषण तत्वों की आवश्यकता पड़ता है पौधे के विकास के लिए। सबसे ऊंचे गलनांक किस तत्व का होता है? तो कार्बन का सबसे ऊंचे गलनांक होता है। सर्वाधिक वायुमंडल में पाए जाने वाला तत्व कहेगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा, और ये पाया जाता है 78%। 6 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो इसमें से कार्बनिक अम्ल हो जाएगा एसेटिक अम्ल, और ये पाया जाता है सिलिका में। सूत्र हो जाएगा CH3COOH। हाइड्रोलिक अम्ल ये पाचक रस के रूप में कार्य करता है। इसका सूत्र होता है HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन के राजा भी कहते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा H2SO4। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर, केंद्रिका में पाया जाता है। तो केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो केंद्रिका में पाया जाता है प्रोटीन, RNA और DNA। प्रोटीन, RNA और DNA ये केंद्रिका में पाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा 1, 3 और 4। ऑप्शन हो जाएगा डी। कोशिका के अंदर सूचना के प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के अंदर सूचना के जो प्रवाह होता है ये होता है RNA के द्वारा। प्रोटीन क्या है? तो ये जटिल कार्बनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट जो है किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना होता है। आगे देखेंगे, 8 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन सा रोग प्रोटोजोआ से नहीं होता है। तो इसमें हो जाएगा गलसुआ जिसे मम्स रोग कहते हैं। ये होता है पैरामाइक्सो वायरस के द्वारा गलसुआ जिसे मम्स भी कहते हैं ये रोग होता है। बाकी देखेंगे, और ये 3 जो रोग है, मलेरिया, कालाजार और निद्रा रोग, ये तीनों रोग होता है प्रोटोजोआ से। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम परजीवी से, कालाजार होता है लिस्मैनिया परजीवी से, और निद्रा रोग होता है ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ से, यानी कि परजीवी से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन है,
ऑक्सीश्वसन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो असत्य कथन है ये हो जाएगा बी। इस श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो कि गलत है। इसमें क्या होता है? तो अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। जो सही कथन है देख लेते हैं। ऑक्सीश्वसन के बारे में जो सही है देखते हैं। यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये सही है। यह श्वसन कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में सम्मिलित रूप से संपन्न होता है, ये भी सही है। तो इसमें ए और सी सही है। कौन सा गलत था? तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा मारिया प्रथा। जो मरिया प्रथा है, मरिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो ये जनजाति के नाम हो जाएगा खोंड जनजाति। मरिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण खोंड जनजाति क्या किया था? तो विद्रोह किया था। भील विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1825 से 31 तक। और भील विद्रोह के नेता कहेगा तो ये हो जाएंगे सेवाराम। और ये कहाँ पे हुआ था? तो पश्चिमी घाट में भील विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था। और इसके नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू थे। मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में। नेता कहेगा तो बिरसा मुंडा थे। 11 नंबर है। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? कह कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? तो ये हो जाएंगे, इनका संबंध हो जाएगा मोहिनी अट्टनम से। और हेमा मालिनी भी, इनका भी संबंध हो जाएगा मोहिनी अट्टनम से। और ये केरल के लोक नृत्य है। ओडिसी से संबंधित कहेगा, ओडिसी से संबंध किसका हो जाएगा? सोनल मानसिंह का। सोनल मानसिंह के संबंध कहेगा तो ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों से है। भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का, ओडिसी हो जाएगा उड़ीसा का। कथक से संबंधित कहेगा कौन थे? तो लच्छू महाराज और बिरजू महाराज, ये कथक से संबंधित है, कथक नृत्य से। कथक जो है ये उत्तर भारत के नृत्य है। मोहिनी अट्टनम हो जाएगा केरल के और कथकली होता है केरल का। भरतनाट्यम के प्राचीन नाम कहेगा तो ये हो जाएगा सदीर। इसका प्राचीन नाम क्या था? तो सरदेर था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर है भारतमाला परियोजना के पहले फेज की शुरुआत कब की गई थी? तो भारतमाला जो परियोजना है इसके पहले फेज की शुरुआत की गई थी 2017 में। भारतमाला परियोजना के संबंध हो जाएगा राजमार्ग से। भारतमाला परियोजना संबंधित है राजमार्ग से। वही सागरमाला परियोजना कहेगा तो इसका संबंध हो जाएगा बंदरगाह से। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो भारत के अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के सही क्रम देखेंगे। सबसे पहला पर होता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार और उसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये भारत के राज्य हैं जिनमें जनसंख्या अधिक है, ये घटते क्रम में। सबसे अधिक हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन हो जाएगा ए। जनसंख्या में सबसे अधिक किसका है? तो उत्तर प्रदेश के। सबसे कम कहेगा तो ये हो जाएगा सिक्किम। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किसका है? तो लक्षद्वीप का है। क्षेत्रफल में भी छोटा है और जनसंख्या में भी छोटा राज्य लक्षद्वीप हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में। और वही कहेगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो ये हो जाएगा दिल्ली। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य भारत का हो जाएगा क्षेत्रफल में राजस्थान। और वही छोटा राज्य हो जाएगा क्षेत्रफल में गोवा। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर है निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक में कौन सा सुमिलित नहीं है? उसे आपको देखना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। रसखान पुस्तक के रसखान कहेगा रसखान ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका के लेखक हो जाएंगे रसखान। शहनामा के लेखक कौन थे? तो फिरदौसी थे। हंगरी स्टोन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। और आंसू पुस्तक के लेखक कहेगा तो ये अमृता प्रीतम नहीं थी। आंसू पुस्तक के लेखक ये कौन थे? तो ये थे जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद के एक प्रसिद्ध पुस्तक है कमायनी। अमृता प्रीतम की पुस्तक के नाम हो जाएगा पिंजर। तो इसमें गलत कौन था? यानी कि सही मिलान ये जो था डी ऑप्शन, ये सही सुमिलित नहीं था। पिंजर पुस्तक के लेखक अमृता प्रीतम और आंसू पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद। आगे देखेंगे 15 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो इसमें जो मलेशिया देश है इसका राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। इसका राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी। जो फुटबॉल है ये विश्व के सबसे प्रसिद्ध खेल है।
जो कि ब्राज़ील का भी है, रूस, फ्रांस और ब्राज़ील के ये तीनों देश के राष्ट्रीय खेल फुटबॉल हो जाएगा। और विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध जो खेल है ये फुटबॉल ही है। मलेशिया के राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। 16 नंबर देखेंगे, प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल पुस्तक के लेखक हो जाएंगे शेन वाटसन। ऑप्शन हो जाएगा सी। वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर के नारायण है। वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक आर के नारायण हो जाएंगे। द लॉस्ट हीरोज पुस्तक के लेखक हो जाएंगे पी साईनाथ है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह, जो भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह ये आर है यानी कि रुपया को किस वर्ष अपनाया गया था? तो भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह जो है इसे अपनाया गया था 2010 में। और ये कौन दिए थे? तो ये आईआईटी मुंबई के छात्र थे, उदय कुमार दिए थे। आईपीएल की शुरुआत भारत में कब हुआ था? तो आईपीएल की शुरुआत भारत में हुआ था 2008 में। और पहला आईपीएल कौन जीता था? तो राजस्थान जीता था। जनगणना, भारत के जो लेटेस्ट जनगणना हुआ है ये 2011 में है। भारत में जो जनगणना होता है ये 10 वर्ष के अंतराल पे होता है, लेकिन अभी तक 2021 के जनगणना नहीं हुआ है, इसे टाल दिया गया था। और रीजन क्या दिया गया था? तो कोरोना। आप पार्टी गठन कब किया गया था? तो 2012 में। 18 नंबर हो जाएगा, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी कब? तो 1985 में। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 2008 में। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के दर्जा जो दिया गया था ये दिया गया था 2008 में। और केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का स्थापना करेगा तो ये हो जाएगा 1985। सार्क के भी स्थापना कब हुआ था? तो सार्क के स्थापना हुआ था 1985। और सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क में सदस्य देश की संख्या हो जाएगा 8 है। और ये कौन कौन है? तो सार्क में सदस्य देश की संख्या 8 हो जाएगा। और ये है भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 8 ये 8 जो सदस्य देश हैं किसका? तो ये है सार्क के। भारत, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा श्रीलंका, और उसके बाद हो जाएगा श्रीलंका के बाद अफगानिस्तान, और उसके बाद हो जाएगा मालदीव। यहाँ पे मालदीव होगा। ये 8 जो सदस्य देश हैं ये सार्क के सदस्य देश हैं। इसका कहेगा कि मुख्यालय कहाँ पे है? तो काठमांडू है। फिर से एक बार देख लेते हैं, भारत हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा और अफगानिस्तान हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? नाबार्ड की स्थापना किया गया था 1982 में। भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1986 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर है, अवशोषी क्षमता का अर्थ है। अवशोषी क्षमता का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से। अवशोषी क्षमता का जो अर्थ है ये हो जाएगा पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, रोगन पेंटिंग किस क्षेत्र से प्रचलित एक कला है? तो इसका क्षेत्र हो जाएगा कच्छ है। और जो लूनी नदी है ये कच्छ के रण में ही समा जाती है। कहाँ पे? तो गुजरात में। लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल कहेगा कहाँ पे है? तो लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल ग्वालियर में है। 21 नंबर देखेंगे, सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। तो सार्क जो संस्था है इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना, ये सही है। वैज्ञानिक तकनीक का आदान प्रदान करना, ये भी सही है। सदस्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना, ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन हो जाएगा डी। सार्क के जो 8 सदस्य देश हैं, सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो 8 हैं। और इसका कौन कौन से हैं? तो इनका नाम बताना है। तो ये हो जाएगा भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव। सार्क में 8 सदस्य देश हैं और नाम हो जाएगा भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव। ये 8 सदस्य हैं किसका? तो सार्क का। मुख्यालय हो जाएगा काठमांडू। स्थापना हुआ था 1985 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर,
मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो ये मानव निर्मित पहला उपग्रह था विश्व में, जिसे रूस ने लॉन्च किया था कब? तो 1957 को। और भारत द्वारा लॉन्च किया गया प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? ये हो जाएगा आर्यभट्ट, जो कि रूस के द्वारा ही लॉन्च किया गया था 1975 में। जीआईसी का स्थापना कब हुआ था? तो 1972 में जीआईसी का स्थापना हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सीएसओ की स्थापना कब हुआ था? तो 1951 में, मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। और सीआईएसएफ की स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। 23 नंबर देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय हो जाएगा हैदराबाद में। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भी कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में, और इसकी स्थापना हुआ था राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के 1977 में। इसरो के मुख्यालय हो जाएगा बेंगलोर में, और गठन हुआ था 1969 में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में। पटना शहर को किसने बसाया था? तो पटना शहर को बसाए थे 1541 में शेरशाह सूरी। और पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था? नाम किसने दिया था? तो उदयदीन ने। आगे देखेंगे, 24 नंबर हो जाएगा, कैडी पुटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा है? कैडी और पुटिंग शब्द ये जुड़ा है गोल्फ खेल से। और बोगी जो शब्द है ये भी गोल्फ से संबंधित है। बोगी हो जाएगा, कैडी हो जाएगा, पुटिंग हो जाएगा, ये सभी गोल्फ से संबंधित है। कुश्ती खेल से संबंधित शब्द कहेगा तो ये हो जाएगा हाफ नेल्सन और डबल नेल्सन, ये संबंधित है कुश्ती से। वॉलीबॉल से हो जाएगा सर्विस और नेट फॉल्ट। सर्विस और नेट फॉल्ट ये वॉलीबॉल से संबंधित शब्द है। आगे देखेंगे, 25 नंबर हो जाएगा, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो किसी राज्य में विधान परिषद के गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्तावित एवं संसद से पारित विधि के द्वारा। संबंधित राज्य के विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि के द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है। विधान परिषद के उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है। वर्तमान में कितने राज्य में विधान परिषद है? तो 6 राज्य में वर्तमान में विधान परिषद है। आगे देखेंगे, 26 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है? तो इसमें हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट कहेगा तो 19 है। बाकी गुजरात हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में जो राज्यसभा की सीट है ये हो जाएगा 11। तीनों में कितना है? तो राज्यसभा की सीट 11 है। गुजरात में लोकसभा की सीट 26 है, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीट 25 है और मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट है 29 और महाराष्ट्र में कहेगा लोकसभा की सीट है तो 48। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर है, संसदीय प्रणाली में लेम डक सत्र से क्या तात्पर्य है? तो संसदीय प्रणाली में लेम डक सत्र से तात्पर्य है नई लोकसभा के गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से। नई लोकसभा के गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम के सत्र से। एक साल में जो संसद के सत्र है, एक साल में कितने होते हैं? यानी कि संसद के जो सत्र है 3 सत्र होते हैं। संसद के 3 सत्र होते हैं और ये कौन कौन है? तो ये हो जाएगा बजट, मानसून और शीतकालीन। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र है जो कि संसद के हैं। आगे देखेंगे, 28 नंबर हो जाएगा, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए? तो ये हो जाएगा 3 माह का। ऑप्शन हो जाएगा बी। जो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में लाया गया था, इसके अंतर्गत 2 ग्राम सभा के बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि के अंतराल होना चाहिए? तो 3 माह के। और अनुच्छेद 85 में ये कहा गया है कि लोकसभा सत्र के बीच साल भर में कम से कम 2 बार बैठक होना चाहिए, यानी कि 6 माह में 1 बार लोकसभा का बैठक होना चाहिए, ये दर्शाया गया है अनुच्छेद 85 में। 29 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 243 के ZD में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे,
संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पटाभी सीतारामैया, यानी कि पी सीतारामैया थे। संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे संघ समिति के अध्यक्ष। और संचालन समिति के कहेगा अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कार्य संचालन समिति कहेगा तो ये हो जाएंगे के एम मुंशी। कार्य संचालन कौन थे? तो के एम मुंशी थे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है? तो ये करता है लोकलेखा समिति। और ये जांच कर किसको पेश करता है? तो जांच करके राष्ट्रपति को पेश करता है। लोकलेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 22। 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। पराकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें टोटल होते हैं 30 और ये सभी लोकसभा से चुने जाते हैं। लोकलेखा समिति गठन कब किया गया था? 1921 में। पराकलन समिति गठन कहेगा तो ये किया था, पराकलन समिति गठन कब हुआ था? 1950 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 148 के तहत। 32 नंबर हो जाएगा, राज्य सत्ता के द्वारा धर्म के मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना धर्मनिरपेक्षता का कौन सा मॉडल कहलाती है? तो ये कहलाते हैं यूरोपीय मॉडल या अमेरिकन मॉडल। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 33 नंबर है, भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से प्रारंभ द्वैध शासन के प्रांतीय सूची में आरक्षित विषयों के तहत सम्मिलित किया गया है। तो ये सम्मिलित किया गया है भू राजस्व, प्रशासन और न्याय प्रशासन। भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से प्रारंभ द्वैध शासन के प्रांतीय सूची में आरक्षित विषयों के तहत सम्मिलित किया गया है। तो भू राजस्व का, प्रशासन का एवं न्याय प्रशासन का। तो इसमें हो जाएगा 1, 3, 5। ऑप्शन हो जाएगा बी। जो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसमें तो क्या था? तो प्रांतीय में द्वैध शासन लाया गया था। उसके बाद अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय से केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। आगे बढ़ेंगे, 34 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए और संवैधानिक विशेषताएं हैं इधर और इधर स्रोत है कहाँ से लिया गया है। कानून के शासन कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कानून के शासन ब्रिटिश संविधान से। निर्देशांक राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये लिया गया है कहाँ से? तो आयरिश संविधान से, यानी कि आयरलैंड से ये लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन ये कहाँ से लिया गया है? तो जर्मन के संविधान से, यानी कि जर्मनी के संविधान से। जितना भी आपात स्थिति है ये जर्मनी संविधान से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के निलंबन करने का जो अधिकार है ये किसके पास है? तो निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति। और संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो संशोधन करने का अधिकार जो है ये संसद के पास है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे देखेंगे 35 नंबर, भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चट्टान हो जाएगा विंध्याचल शैल के समूह की चट्टान। ये हो जाएगा विंध्याचल शैल की समूह की चट्टान। जो विंध्याचल पर्वत है ये भारत को 2 भाग में बांटती है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से बांटती है कौन सी पर्वत? तो विंध्याचल पर्वत। धारावाड़ की पठार कहाँ पे स्थित है? तो धारावाड़ की पठार कर्नाटक में स्थित है। वही दक्कन के पठार कहेगा तो महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, 36 नंबर हो जाएगा, हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल के दूसरा सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा कौन? तो मंगल हो जाएगा। और सबसे छोटा ग्रह होता है बुध। और देखते हैं आकार की दृष्टि से सभी ग्रहों के देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। इसके बाद हो जाएगा शनि, इसके बाद होता है अरुण और इसके बाद होता है वरुण। और उसके बाद कहेगा तो पृथ्वी, उसके बाद शुक्र हो जाएगा, उसके बाद मंगल और अंत में हो जाएगा कौन? तो बुध है। ये आकार के दृष्टि से है। ये क्या है? तो आकार की दृष्टि से ग्रह के क्रम है। सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद हो जाएगा शुक्र, उसके बाद हो जाएगा मंगल और उसके बाद हो जाएगा बुध। सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध, सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। ये हो जाएगा आकार में। अब हम लोग देखते हैं सूर्य से दूरी के क्रम में।
तो सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह देखेंगे, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा होता है? तो ये होता है बुध। सूर्य से दूरी क्रम में सबसे नज़दीक होता है बुध। इसके बाद कहेगा तो ये हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा शुक्र, उसके बाद हो जाएगा पृथ्वी, इसके बाद मंगल, इसके बाद हो जाएगा बृहस्पति, इसके बाद बृहस्पति, इसके बाद शनि और इसके बाद हो जाएगा अरुण और उसके बाद हो जाएगा वरुण। ये क्या है? तो ये सूर्य के दूरी से क्रम में है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह हो जाएगा बुध और सबसे दूर पे कहेगा तो ये हो जाएगा वरुण। और सूर्य से दूरी पर तीसरा नंबर पर होता है पृथ्वी। तीसरा नंबर पर कौन सा ग्रह होता है? पृथ्वी। और देखेंगे जो बुध है सबसे छोटा ग्रह है। तापांतर सबसे अधिक किसका होता है? तापांतर होता है मंगल का। तापांतर सबसे अधिक होता है मंगल ग्रह पे। चुंबकीय क्षेत्र किस पे पाया जाता है? तो बुध ग्रह पे चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो शुक्र ग्रह पे सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है और ये सबसे गर्म ग्रह है और इसे भोर के तारा या शाम के तारा भी कहते हैं। सबसे ठंडा ग्रह कहेगा तो ये हो जाएगा वरुण और ये सूर्य से सबसे दूर भी है। वरुण ग्रह के जोहान गैले खोज किए थे कब? 1846 में। क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे सौरमंडल के दूसरे सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसमें आंसर हो जाएगा मंगल। ये दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। पहला सबसे छोटा हो जाएगा बुध है। 37 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? इसमें बताना है कि अटलांटिक महासागर की कौन सी गर्म जलधारा है? तो इसमें हो जाएगा फ्लोरिडा जलधारा। फ्लोरिडा जो जलधारा है ये गल्फ स्ट्रीम का प्रारंभिक भाग है। गल्फ स्ट्रीम का प्रारंभिक भाग हो जाएगा फ्लोरिडा जलधारा। बाकी इसमें जो है बाकी ऑप्शन ये तीनों जो है ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है और एक वेनेजुएला जलधारा भी अटलांटिक महासागर के ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड, कनारी, लेब्राडोर और वेनेजुएला ये चारों जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम भी अटलांटिक महासागर के जलधारा है लेकिन ये गर्म है और इसके जो प्रारंभिक भाग है उसे फ्लोरिडा जलधारा भी कहते हैं। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है? तो स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आता है लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। कौन नहीं आता है? तो इसमें वियतनाम जो है ये स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। 10 लाख हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो लाओस को कहते हैं 10 लाख हाथियों का देश। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो थाईलैंड को कहते हैं। म्यांमार के प्राचीन नाम हो जाएगा बर्मा और ये भारत से अलग हुआ था एक्ट 1935 के तहत। कब? तो 1937 में। 39 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा कथन जो है गलत है। तो बारी बारी कथन देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और ये सही है। भारत के जो दक्षिणतम बिंदु है ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट और भारत के दक्षिणतम बिंदु में मुख्य भूमि का कौन सा है? तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कौल और ये भी सही है। भारत के पूर्वी बिंदु किबिथु हो जाएगा तथा पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गहीरमाथा है। भारत के पूर्वी बिंदु हो जाएगा किबिथु और पश्चिमी बिंदु हो जाएगा गहीरमाथा। इसमें जो ऑप्शन तीनों सही था तो इसमें हो जाएगा सभी। इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, यानी कि इसमें सभी सत्य हैं। क्वेश्चन पढ़ रहा है कि इस कथन में कौन सा कथन गलत है? तो इस कथन में कोई भी कथन गलत नहीं है, इनमें सभी सत्य है। आगे देखेंगे 40 नंबर हो जाएगा, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो ये हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी ये आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है। 41 नंबर देखेंगे, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की खेती को कहते हैं ट्रक फार्मिंग। क्या कहते हैं? तो ट्रक फार्मिंग कहते हैं। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह की जयंती पे और 2024 में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न भी दिया गया है। आगे देखेंगे, किसी चट्टान में नत बलन यानी कि डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं अभिनति। किसी चट्टान में नत बलन यानी कि डाउनफोल्ड को क्या कहते हैं? तो अभिनति कहते हैं। पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है? तो पृथ्वी के विषुवत रेखा पे अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए।
कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो नदी कहेगा तो ये लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो अपकेंद्रीय बल है इसका अन्य नाम आभासी बल भी है, यानी कि अपकेंद्रीय बल को आभासी बल भी कहते हैं और क्षयकारी बल को घर्षण बल को क्षयकारी बल भी कहते हैं। घर्षण बल को क्षयकारी बल कहते हैं और अपकेंद्रीय बल को आभासी बल कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 41 नंबर है, कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पालघाट। कोयम्बटूर से कोचीन को कौन जोड़ता है? पालघाट। ये शहर के नाम दिया गया है। राज्य कहेगा तो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है पालघाट। थालघाट किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है मुंबई को नासिक से। थालघाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोरघाट जोड़ता है मुंबई को पुणे से। 45 नंबर देखेंगे, गौतमी बलसिरी का संबंध किस अभिलेख से है? तो गौतमी बलसिरी के संबंध हो जाएगा नासिक अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख से संबंध किसका है? तो यशोधर्मन के संबंध हो जाएगा मंदसौर अभिलेख से। पुलकेशिन द्वितीय के संबंध किससे है? ऐहोल अभिलेख से। और हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे है? तो कलिंग राजा खारवेल से हाथी गुफा अभिलेख का संबंध है। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा के नाम से जानते थे। और सीता क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में सीता को क्या कहते थे? तो कृषि और फसल की उर्वरता की देवी माना जाता था। 47 नंबर देखेंगे, 47 नंबर हो जाएगा, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कह रहा है कथन सत्य है? तो देखेंगे, द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया, जो कि गलत है, क्योंकि ये जो बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हुआ था ये हुआ था चौथी बौद्ध संगीति में। कौन सी? तो चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था। दूसरा कथन देखेंगे, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना था। ये हो जाएगा सही। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना था। जो महायान था इसका अर्थ जो था इसका महायान संप्रदाय का अर्थ क्या था? तो आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना था। और हीनयान के संप्रदाय का जो अर्थ था ये आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना था। ये दोनों क्या है? तो ये दोनों सही है। और चौथा कथन देखें, नामग्याल बौद्ध मठ। नामग्याल बौद्ध मठ कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। नामग्याल बौद्ध मठ कहाँ पे स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित है। तो जो कथन 2, 3 और 4 है ये सही है, इसमें गलत हो जाएगा 1। तो 2, 3, 4 वाले सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 48 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो इसमें जो डेमिंग पायस थे ये मुगल साम्राज्य में नहीं आए थे। डेमिंग पायस और बारबोसा ये विजयनगर आए थे किसके शासनकाल में? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में। ट्रेवनियर क्या थे? तो ये व्यापारी के रूप में मुगल दरबार में आए थे। और बर्नियर किसके दरबार में आए थे? तो शाहजहां के दरबार में। बर्नियर शाहजहां के दरबार में आए थे और कुछ समय औरंगजेब के दरबार में भी रहे थे। सर टॉमस रो ये जहांगीर के दरबार में आए थे 1615 में। हॉकिंस आए थे कब जहांगीर के दरबार में? तो 1608 में। और एक आता है मनुची। जो मनुची थे ये आए थे औरंगजेब के दरबार में। और एक आता है रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच किसके दरबार में आए थे? रॉल्फ फिच आए थे ये अकबर के दरबार में। रॉल्फ फिच अकबर के दरबार में आए थे। मनुची आए थे औरंगजेब के दरबार में। बर्नियर हो जाएगा शाहजहां के दरबार में। और टॉमस रो एवं हॉकिंस ये आए थे जहांगीर के दरबार में। डेमिंग पायस और बारबोसा ये विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय के दरबार में आए थे। तो क्वेश्चन इसमें कह रहा था कौन मुगल साम्राज्य के दरबार में नहीं आए थे? तो डेमिंग पायस हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, 49 नंबर हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त कर दी गई थी? तो ये की गई थी बाजीराव द्वितीय के काल में। सालाबाई की संधि बाजीराव द्वितीय के साथ अंग्रेजों ने किया था कब? तो 1782 में। बालाजी जो बाजीराव थे इनका उपनाम हो जाएगा नाना साहब। इन बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। 50 नंबर देखेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा,
वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाते हैं रैयतवाड़ी प्रथा। ये क्या होता है? रैयतवाड़ी प्रथा कहलाता है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी जो प्रथा था ये किस पे लागू होता था? तो किसान पे लागू होता था। और कौन लागू किए थे? पहली बार तो कर्नल रीड लागू किए थे। और महलवाड़ी व्यवस्था यानी प्रथा कौन लाए थे? तो एच मैकेंजी लाए थे। दौसल्ला प्रथा कौन लागू किया था? तो ये लागू किए थे अकबर ने। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्टिव में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।